हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू अवर क्यूट से प्यारे से चैनल में दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर। और जैसे हमारा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, यही उम्मीद करके चल रहा हूँ मैं कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे और उसको प्रॉपरली कॉपी में नोट डाउन भी किए होंगे, है ना। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े थे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई सिंगल अगर पॉइंट चार्ज होगा तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर उसके वजह से कितना पोटेंशियल होगा, इसकी वैल्यू हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं, है ना। वो डेरिवेशन हमारा हो गया था। उसके साथ ही उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हमारा एक फ्रेश टॉपिक है और उसका हमें एक डेरिवेशन करना है जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा उसका हमें इक्वेशन डिराइव करना है। प्रीवियस क्लास में क्या किए थे, बोला कि अगर कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है, उस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। नाउ आज हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से वीडियो लेक्चर देखेंगे और साथ ही इसको अपने कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करना है। आप चाहो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर का मजा लेने दीजिए, फ्री में पढ़ाई करने का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होते हैं हमने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब जैसे एक चार्ज है हमारा -q और दूसरा चार्ज है सपोज +q, वो अगर एक दूसरे से सम फाइनाइट डिस्टेंस जिसको हम ट्वाइस एल रिप्रेजेंट करते हैं। देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है q और इसका भी q, बट ये -q है +q, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर होते हैं तो हम कहते हैं कि इसके वजह से क्या फॉर्म हुई वहां पर, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी स्ट्रांग है उसकी स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं एक क्वांटिटी के टर्म में। उस क्वांटिटी को भी हमने पढ़ चुके हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोला? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें क्या मिलता है, उसका फॉर्मूला इट इज नथिंग बट P इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। दो में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो Q इनटू क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज ट्वाइस एल, यानी डायपोल की लेंथ। Q इंटू ट्वाइस एल मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये दोनों ही टर्म हमें आज इस डेरिवेशन में काम आने वाले, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब ऐसी कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस डायपोल के वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसका हमें इक्वेशन डिराइव करना है। तो उसके लिए हमारी ये डायग्राम हमें प्रॉपरली निकालना। तो ये डायग्राम कैसी बनी है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिए इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी। ए पर है निगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनिए, यही चीजें हमें एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है, डायग्राम को हमें स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करना होगा। तो हमने क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किए जिसका नाम है ए बी। पॉइंट ए पर है निगेटिव चार्ज, पॉइंट बी पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने ट्वाइस एल से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको पॉइंट पी लिख देते। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि ये ओ बी द सेंटर ऑफ द डायपोल। क्या बोला मैंने, इस ए बी जो डायपोल है इसका सेंटर को मैंने नाम दे दिया ओ। अब सेंटर में ओ है तो इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ होती है डायपोल की ट्वाइस एल, वो भी क्या हो गई बच्चों, एल एल में डिवाइड होगी, है ना। ओ ए की वैल्यू कितनी है एल, उसी के साथ ओ बी की भी वैल्यू कितनी है एल।
ठीक है। अब हमारे पास डायपोल तो अवेलेबल होगी। अब इस डायपोल की वजह से हमें किसी आर्बिटरी एनी पॉइंट, कहां पर भी हो सकता है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो मैंने क्या कर दिया, इस डायपोल के सेंटर से, क्या बोल रहा हूं, इस डायपोल के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P कंसीडर किए। कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। और इस P पॉइंट पर हमें इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या दिख रहा है बच्चों, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, है ना। और अब पूरे डायपोल के तरफ एक साथ मत देखिए। सपोज मान लो कि ये P पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, और इस P पॉइंट पे ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक बार हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस चार्ज को छोड़ दो। ये सपोज ए पॉइंट पर क्या एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए -Q, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो डायपोल में क्या है, दो चार्जेस है। क्या कर लेंगे हम, पहले इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर, क्या बोला, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर डायपोल में और क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज भी होता है। फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है उसको भी हम निकाल लेंगे। फिर इन दोनों ही चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा उसका हम सम कर लेंगे, क्योंकि इन दो चार्जेस मिलकर ही तो हमारी डायपोल बनी है। तो हमें क्या करना है, इस डायपोल में दो चार्जेस है, -Q + Q, इन दोनों को पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है और इनके वजह से अलग अलग सेपरेटली हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। फिर दोनों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। अब हमने जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़े कि अगर हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, आपने पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट 1/4πε0 इनटू चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, क्या बोला मैंने, 1/4πε0, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता। थोड़े से कंफ्यूजिंग फॉर्मूले, एक जैसे ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बट हमें अभी यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4πε0 Q/r, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करने वाले हैं, पहले इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है, फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है वो निकालेंगे, फिर दोनों का सम कर लेंगे। अब देखिए, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है जिस चार्ज की वजह से, तो ये पॉइंट और ये चार्ज, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना वो पॉइंट और जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना वो पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ये r। समझ में आ रहा है, ये r मतलब ये नहीं है। तो हमें इस a पॉइंट से जहां पर नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, मतलब AP की वैल्यू पता होना चाहिए, A to P का डिस्टेंस कितना। उसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें इस P पॉइंट का B से कितना डिस्टेंस है वो भी पता होना जरूरी है। जब ये दो डिस्टेंस निकलेंगे तभी हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। इतनी चीजें समझ में आई। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, वन नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव चार्ज की वजह से हम उस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। फिर दोनों पोटेंशियल का सम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब देखिए यहां पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब कुछ कंसीडरेशन भी हमें यहाँ पर पढ़ना है कि डायग्राम कैसी बनी आपको समझ में आया, इतना तो समझ गया था। अब देखो,
मैंने क्या बोला कि अगर मुझे इस P पॉइंट पर इस Q के वजह से चार्ज निकालना तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए AP, इसी तरह BP की भी वैल्यू पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेशन कर लेते, ठीक है, कि देखो ये जो PO या OP जो लाइन है ये इसके साथ कितना एंगल बना रही, थीटा। तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट एंगल POB, एंगल POB इक्वल टू कंसिडर कर लिया मैंने थीटा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ये एंगल थीटा कंसिडर करने वाले, साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस r है, r मतलब कहाँ का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ डायपोल से लेकर P पॉइंट का डिस्टेंस। तो अगर आप यार ध्यान से देख रहे हो तो ये r की वैल्यू इस l के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। तो हम और एक कंसिडरेशन करते हैं, एंड क्या स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इस l के कंपैरिजन में इस r की वैल्यू बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद यहां पे दूसरी चीज, लेट a डैश, देखो ये A पॉइंट था, इस A पॉइंट से मैं एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है। जो हमारी OP वाली लाइन थी, इस OP वाली लाइन के ऊपर मैंने A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज A डैश परपेंडिकुलर टू OP फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। उसी तरह इस B पॉइंट से मैं इस OP वाले लाइन के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी एक परपेंडिकुलर है। सिमिलरली BB डैश, समझ में आ रहा है, सिमिलरली BB डैश परपेंडिकुलर टू OP फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से, B से मैं इस B डैश मतलब यहाँ इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। सो BB डैश इज द परपेंडिकुलर टू OP फ्रॉम पॉइंट B, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए जैसे मैंने एंगल POB को थीटा माना था, तो उसी का अपोजिट एंगल है ये, है ना, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये दोनों चीजें समझ में है। थीटा कैसा हुआ, ये 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हम A डैश पे ऊपर एक परपेंडिकुलर है, B से इस OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो A डैश एंड B डैश आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the point A and point B on the line OP। अब तीसरी चीज देखिए, मैंने क्या कंसिडर किया यहाँ पे कि L की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू R, एज L इज वेरी स्मॉल, इसके कंपेयर में, कंपेयर टू R, देन क्या बोल सकते हैं हम, देखो ध्यान से सुनिए क्या लिख रहा हूं मैं, देन AP इज नियरली इक्वल टू AP डैश, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम। देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, हमने क्या कंसीडर किए थे, R की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू L। तो देखिए दो पॉइंट्स है A B, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल l, ये एक दूसरे से बहुत नजदीक है, बट जो थर्ड पॉइंट है सपोज P, वो इन दोनों से दूर है। तो हम क्या बोल सकते, AP नियरली इक्वल टू BP। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, और ये जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट इन दोनों से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे। तो ऐसे केस में ये AP और BP क्या हो जाते, सिमिलरली मतलब इक्वल हो जाते, नियरली इक्वल टू सेम। उसी तरह क्या मैं यहां पर भी बोल सकता हूं कि L की वैल्यू बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस R, तो AP इज नियरली इक्वल टू A डैश P। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम से A डैश P की वैल्यू कितनी है, A डैश P किससे बना हुआ है, क्या हम बोल सकते हैं OP, है ना, OP प्लस OA डैश। टोटल डिस्टेंस देखिए A डैश P किससे मिलकर बना है, OP मतलब R और OA डैश,
तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, OP प्लस OA डैश। ठीक है, अब OP किसकी वैल्यू है बच्चों, OP की वैल्यू क्या है, स्मॉल r है। और OA डैश ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड दिख रही है वाली। ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये अपोजिट वाली हाइपोटेनियस होगी। ये वाली साइड क्या हुई, थीटा की अपोजिट साइड, तो OA डैश क्या होगी, एडजेसेंट साइड। तो जब भी हमें एडजेसेंट साइड निकालना होता है तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस थीटा। मतलब क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट कौन है, OA डैश है, और हाइपोटेनियस कौन है, OA। तो कॉस थीटा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या मैं एडजेसेंट साइड की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस OA को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, OA cos थीटा। ठीक है, अब ये किस लिए किया हमने, ताकि हमें यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू पुट कर सके। हमारे पास OA की वैल्यू है L, OA डैश की वैल्यू ठीक है हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने क्या किए, इस OA डैश को OA के टर्म में लिखे। तो देयरफॉर देखो अभी AP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AP इज इक्वल टू R, और OA मतलब क्या दिख रहा है, स्मॉल l, तो R प्लस L cos थीटा। हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें इन दोनों चार्जेस के वजह से इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, और इस P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो ये डिस्टेंसेस हमें पता होना चाहिए। तो हमने AP को निकाल लिए। अब सिमिलरली मुझे बताओ BP मतलब क्या होगा, क्या हम बोल सकते हैं BP नियरली इक्वल टू B डैश P, बोल सकते हैं, जैसी यहाँ पे लिखे। क्यों ऐसा बोल रहे ये भी मैंने बता चुका हूं, क्योंकि L बहुत छोटा है एज कंपेयर टू R। सो सिमिलरली BP इज नियरली इक्वल टू BP डैश, और BP डैश मतलब कितना होगा, BP डैश नहीं, ये A डैश P था और ये B डैश P है। तो बताओ बच्चों B डैश P कितना है, ये O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है, R। उस R में से अगर मैं ये इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, O B डैश माइनस कर दूं, तो बचेगा कौन सा, B डैश P। सो B डैश P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं OP माइनस, ये टोटल हो गया OP माइनस OB डैश। तो जिस तरह से OA डैश क्या था हमारे इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड थी, उसी तरह OB डैश या OB डैश क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड है ये वाली। ये 90 डिग्री की अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस, ये अपोजिट, तो ये होगी एडजेसेंट। अगेन एडजेसेंट साइड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों हाइपोटेनियस मतलब कौन है, OB है ना, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस। तो हम लिख सकते हैं यहां पर OP माइनस हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस है OB और कॉस थीटा। ठीक है, अब OP मतलब हमें पता है OP इज नथिंग बट R प्लस OB cos थीटा। तो OB कितना बच्चों, OB इक्वल टू L है, तो R प्लस, एक मिनट रुकिए, R माइनस L cos थीटा। इतनी चीजें समझ में है आपको। हमें डायपोल के वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस, वन नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव। हम इन दोनों चार्जेस की वजह से सेपरेटली पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास इस पॉइंट, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसीलिए हमने सबसे पहले डिस्टेंस AP और BP को निकाल लिया। इतना समझा। तो हमारे डेरिवेशन का जो मेन पार्ट है ये दो डिस्टेंसेस पता करना, जिनकी वैल्यू हमने ये निकाल ली। बस यही चीज यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे निकालना। अब हमारे डेरिवेशन में कुछ नहीं बचा है।
अब हम क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल लेंगे, दोनों का सम करना है हमें, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मिलेगा। तो बाय यूजिंग जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला पढ़े, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है और इन सिंगल सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज है, पहले नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, कहां पर है माइनस क्यू, एट पॉइंट ए इज, बोलिए इसको सपोज मैं नाम दे देता हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट ए को V1 नाम दे देता हूं, तो देयरफॉर V1 इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बताया था, उसमें लास्ट में कुछ चीजें बताया था, अगर चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निगेटिव होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी पॉजिटिव आएंगी। तो ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस क्यू, और इस क्यू चार्ज का, माइनस क्यू का इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एपी, तो अपॉन क्या लिख देंगे बच्चों, एपी। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी। अब एपी की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, इसलिए हमने एपी और बीपी पहले निकाला। तो एपी कितना है बच्चों, आर प्लस एल कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये माइनस साइन आगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज मतलब Q अपॉन एपी मतलब कितना है, R प्लस L cos थीटा, तो स्मॉल r प्लस L cos थीटा, ठीक है। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, एग्जाम में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जहां पर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके साथ जो डिस्टेंस होता है वो R प्लस होता है, और जब हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है, BP, तो यहाँ पर R माइनस आता है। याद रखना, नेगेटिव चार्ज है तो बीच में प्लस आता है यहाँ पर, और जब पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो बीच में आता है माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, अभी दूसरा चार्ज कौन सा है, प्लस Q, ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट B, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहां पर, B पॉइंट पर है, तो इस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो हम इसको लिख देंगे V2 इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है हमारा प्लस Q अपॉन डिस्टेंस क्या है BP, और BP की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, दैट इज R माइनस L cos थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस क्या था हमारा, मैंने बताया था यहाँ पे प्लस साइन है तो इधर आ जाएगा माइनस, R माइनस L cos थीटा। ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q। अब ये माइनस Q और प्लस Q मिलकर ही तो हमारी डायपोल बनी है, तो इन दोनों के वजह से हमने सेपरेटली इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला है। अब मुझे पूरे डायपोल की वजह से अगर पोटेंशियल होना, तो डायपोल इन्हीं दो चार्जेस की वजह से बनी है, तो हम इन दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला है उसका अभी हमें सम करना है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयरफॉर नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, एट एनी आर्बिटरी पॉइंट एट पॉइंट P कितना होगा, दोनों का हमें अलजेब्रिक सम करना है यहाँ पर। देयरफॉर
पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट V1 प्लस V2, दोनों का क्या करना है बोला, सम करना है। अब देखिए बच्चों दोनों ही इक्वेशन में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह पर कॉमन है तो उसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा है, इसी एग्जाम में लिखना है आपको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कॉमन मतलब दोनों में सेम चीजें थी, कॉमन निकाल लिया मैंने। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया तो बचा क्या, माइनस 1 अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा, और यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो ये जो प्लस वाला है इसको पहले लिख देता हूं और ये माइनस वाला है उसको बाद में लिख देता हूं, क्योंकि दोनों से तो सेम चीजें कॉमन हमने निकाल चुके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकलने की वजह से 1 बाय r माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद जो भी बचा उसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम कर लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको और इससे इसको, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए क्या बचेगा फाइनली हमारे पास, Vp इक्वल टू, बाहर में कॉमन क्या है हमारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन ब्रैकेट मैंने क्या बोला, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब बीच में माइनस साइन है, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होंगी, तो जब मैं इधर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इस माइनस साइन से इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस से इस r को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस r, और इस माइनस से इस माइनस एल कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अब अपॉन में क्या रहेगा बोला, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट किस फॉर्म में दिख रहा है, सपोज r को हम मान लेते a और एल कॉस थीटा को मान लेते b, तो क्या दिख रहा है बच्चों, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ चुके, a माइनस b इंटू a प्लस b यानी क्या होता है, उसका एक्सपांशन करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो a मतलब हमारा स्मॉल r है और b मतलब क्या है, l cos थीटा। इन दोनों ब्रैकेट का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो अपॉन में आएगा a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, यहां से प्लस r माइनस r गेट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, ये r कैंसिल हो गया तो बचा क्या है, L cos थीटा प्लस L cos थीटा। तो L cos थीटा प्लस L cos थीटा को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस L cos थीटा अपॉन क्या बचा है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इतनी चीजें समझ में आई। अब इसको सिंप्लीफाई करना और हमारा फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो नोट डाउन कर लीजिए इतनी चीजें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालना था, उसके हम बहुत ही करीब आ गए अभी। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब यहां पर बट हमें पता है, अभी स्टार्टिंग में बताया कि चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस Q इंटू ट्वाइस L, इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, बराबर है, इसी को हम डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। और जैसे हमने स्टार्टिंग में कंसिडरेशन किया है कि एज R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, क्या बोला मैंने, R की वैल्यू अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन L है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो देखिए
ये 1 सपोज मैक्सिमम ले लेते, cos थीटा 1 है तो 1 इंटू एल स्क्वेयर, मतलब एल स्क्वेयर ही होगा। अब मैंने जैसे बोला कि r की वैल्यू सपोज 10 है और l की वैल्यू है सपोज 1, तो मैं जब r स्क्वेयर करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 और l स्क्वेयर करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो क्या 100 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? तो आपकी किसी के ऊपर 100 रुपीज है और उसने 99 रुपीज दे दिया और 1 रुपये नहीं है, तो हम क्या कर देते, कंसिडर कर लेते, जान दो 1 रुपया। क्यों 1 रुपया को जाने दो बोलते, क्योंकि 1 रुपये इस 100 के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है। तो उसी तरह अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l है तो हम बोल सकते हैं r स्क्वेयर क्या हो जाएगा, इस मतलब r स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की वैल्यू, एल स्क्वेयर कॉस थीटा की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर। जैसे यहाँ पे बताया मैंने 99 प्लस 1 इक्वल टू होता है 100, तो क्या मैं 99 को इज नियरली इक्वल टू 100 बोल सकता हूँ। बस वही चीज करना। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कंसिडरेशन कर ली कि आर जो है ये डिस्टेंस वेरी वेरी लार्जर देन है एल, तो आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस थीटा की जगह हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर। तो बताइए अब क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ये दोनों वैल्यूज पुट कीजिए। देखो यहाँ पे Q इंटू ट्वाइस एल, तो Q इंटू ट्वाइस एल की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों हम P। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन, Vp इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस एल की जगह लिख देता हूं मैं P, ओके। अपॉन में क्या है यहाँ पर 1/4 सॉरी मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये क्या बच गया, आर स्क्वायर बच गया इसकी जगह, और ऊपर में क्या है, ये दोनों मिलकर मल्टीप्लीकेशन हुआ P इंटू कॉस थीटा, तो P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते थोड़ा प्रॉपरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into P cos theta upon R square. This is equation number 3 and this is our required electric potential at point P due to this electric dipole. समझ में आ रहा है, यही इक्वेशन हमें डिराइव करना था कि इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। उसके लिए हमने डायपोल में दो चार्जेस थे, दोनों चार्जेस की वजह से सेपरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, दोनों पोटेंशियल का सम कर दिए, तो हमें इस P पॉइंट के ऊपर इस दोनों चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अभी देखो बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसी को देखो अगर Vp इक्वल टू, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस P cos थीटा की जगह देखो क्या लिख रहा हूं मैं, वेक्टर P डॉट वेक्टर R अपॉन R क्यूब। अब वेक्टर P मतलब क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर R मतलब क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है जो हमें इस P पॉइंट की पोजीशन बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो देखिए यहाँ पे ये अब हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ऐसा था, मैंने इस फॉर्म में कैसे लिखा, हमने पढ़ चुके मैथमेटिकल मेथड में दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो किसके बराबर होता है, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर p डॉट वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं हम, p r cos थीटा लिख सकते हैं, जैसे ऊपर में लिखा है। तो यहाँ पर देखो पी आर कॉस थीटा, और उन्हें नीचे में लिख दिया हुआ यहाँ पर आर क्यूब, पहले ऊपर में क्या था आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब लिख दो। तो देखो आर क्यूब अगर यहाँ लिखते हैं हम तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर। तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, वही पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरह से भी हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये भी मैथमेटिकल मेथड में पढ़े। यूनिट वेक्टर का काम होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज यूनिट वेक्टर मतलब होता है
वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर मतलब क्या हो जाता है, वेक्टर यानी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। मतलब देखो, इसको वेक्टर बोला मैंने, तो वेक्टर के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होता है। तो ये मैग्नीट्यूड हुआ और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन। तो इस इक्वेशन 4 को हम अगर इस वेक्टर आर को यहां से निकाल दे तो क्या लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू इस वेक्टर आर के जगह मैंने अभी लिख दिया यहाँ पे सपोज यूनिट वेक्टर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, आर इंटू इसका यूनिट वेक्टर अपॉन क्या है हमारा आर क्यूब था, है ना। इस वेक्टर के जगह क्या लिख दिया मैंने, उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से आर और एक आर कैंसल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वेक्टर पी नहीं लिखते इसको, मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे, इंटू यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉरी, ये वेक्टर ही रहेगा, इसको हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा मेन इक्वेशन जिसका यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बट इसी इक्वेशन को हम इस वेक्टर फॉर्म में या इस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यूनिट वेक्टर आर क्या है, जो इस पी पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द डायपोल। तो ये हमारे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन थे। अभी इसी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में बच्चों कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जो आपके नए मतलब सिलेबस में जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन मैं किसी दूसरे बुक से रेफर करके आपको यहाँ पे बताया हूँ, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो नया सिलेबस है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल से ये मतलब किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक से लिया होगा जहां पर उसको समझने में और कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए मैं ये दूसरी मेथड है जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग और इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्पेशल केसेस पढ़ना है हमें कि अगर ये जो पी पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पी पॉइंट अगर इस डायपोल के एक्सियल लाइन पे होगा। अब एक्सियल लाइन मतलब क्या होता है, ये भी हमने पढ़ चुके हैं डायपोल जब पढ़े थे। तो जैसी हमारी ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है वो लाइन को ही हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल, ठीक है। और जो लाइन उस एक्सिस से पास होंगी उसको बोलेंगे हम एक्सियल लाइन। तो अगर फॉर एग्जांपल दिस पी पॉइंट ये यहां पर न होते हुए इस एक्सिस मतलब डायपोल के किसी एक्सियल लाइन पर है, पी पॉइंट यहां पर है, सपोज ये डायपोल का सेंटर है ओ और यहां से आर डिस्टेंस पर है। अब ये पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, एक्सियल लाइन बोला तो ये, और पी पॉइंट इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी केस आती है तो हमें इस पी पॉइंट पर मतलब एक्सियल पॉइंट पी पर कितनी डायपोल मोमेंट होगी। तो स्पेशल केसेस में हमारी जो फर्स्ट केस है दैट इज पोटेंशियल मतलब V एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन बोल देते हैं, ठीक है, एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट। तो अगर P पॉइंट हमारा ये जो P पॉइंट यहाँ पर लिए, ये P पॉइंट अगर इस डायपोल के एक्सिस के अलोंग होगा तो मुझे बताओ, जैसे यहाँ पर इस R ने मतलब OP ने इस एक्सिस के साथ एंगल बनाया था थीटा, अब ये एंगल क्या बनेगा बताओगे। इस लाइन के साथ इस लाइन ने कितना एंगल बनाना है, देखो अलोंग द सेम लाइन है एक्सियल पॉइंट मतलब, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बच्चों 0 डिग्री रहेगी, या तो फिर इस पी पॉइंट को इधर लोगे तो वो रहेगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ।
इस ओपी ने इसके साथ एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा, पी पॉइंट को मैंने यहाँ पर ला लिया इसके एक्सिस पर, तो ये जो एंगल है एक तो 0 होगा या फिर इधर लेकर जाऊंगा तो 180 डिग्री होगा। सो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, सो एट द एक्सिस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 0 डिग्री और 180 डिग्री हो जाएगा। और आप सभी को पता है cos थीटा मतलब cos 0 इक्वल टू 1 होता है एंड cos 180 डिग्री मतलब होता है -1। ठीक है, तो ये जो cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे मतलब एक cos थीटा जो हमारे इक्वेशन में है, इसके जगह एक तो हम +1 पुट कर सकते हैं या फिर -1। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट V एक्सियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द डायपोल क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, +1 पुट करोगे तो -1 पुट करोगे तो -1 में आंसर आएगा। तो एक्सियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ±1/4πε0 into P/r²। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो स्पेशल केस में हम फर्स्ट केस पढ़ रहे कि अगर P पॉइंट एक्सियल लाइन पर होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज ±1/4πε0 P/r²। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला। अब दूसरी केस होती है बच्चों स्पेशल केसेस में, केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन और पॉइंट। अब इक्वेटर ऑफ डायपोल किसे बोलते हैं, ये भी हमने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं इक्वेटर ऑफ डायपोल, जो हमारी डायपोल है उसका सेंटर है सपोज O, बराबर है, तो इसके सेंटर से जाने वाली लाइन जो इसके लेंथ को परपेंडिकुलर होती है, ये डायपोल की लेंथ हो गई, तो इसके डायपोल के सेंटर से जाने वाली लाइन जो इस डायपोल को परपेंडिकुलर है, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटर ऑफ द डायपोल। तो अगर हमारा P पॉइंट बच्चों यहां पर ना होकर इसके ऊपर होता है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर हमारा P पॉइंट होता है, तो ध्यान से देखिए ये जो OP है यहाँ पर थीटा बना रहा था एंगल, अभी ये OP इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा, अब देखो सेकेंड जो केस है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जो इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो एट द इक्वेटर थीटा इक्वल टू बन जाएगा बच्चों हमारा 90 डिग्री। सो cos थीटा कितना हो जाएगा, यानी cos 90 डिग्री हो जाएगा 0। सो सिंपल सी बात है, एट द इक्वेटर ऑफ द डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर cos थीटा की जगह 0 पुट कर दूंगा तो ये पूरी टर्म हो जाएंगी 0। तो दिस इज नथिंग बट द मिनिमम पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कहां पर मिलता है, एनीवेयर ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अगर हमारा पॉइंट P जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अगर वो इक्वेटर के ऊपर होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम मतलब कितना होगा बच्चों, 0 होगा। समझ में आया। तो आज हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी आर्बिटरी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा उसका जनरल इक्वेशन निकाला, और फिर इसी इक्वेशन का यूज करके हमने दो अलग अलग पोजीशन ली। स्पेशल केसेस में अगर पॉइंट भी हमारा एक्सियल लाइन पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी होगी, अगर पॉइंट भी हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिनिमम मतलब 0 होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत ही सिंपल वे से मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया हो, और आपको उम्मीद करता हूँ पूरी चीजें बढ़िया से समझी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आज मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन आपको रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देखना है और अपने पूरे डाउट्स को अभी क्लियर करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।